हम फाइंड आउट करेंगे अगेंस्ट बोनस शेयर, यस कम इन, शेयर स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन। इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन हो, आपको एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। और कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांजैक्शन। और एडजस्टमेंट फैक्टर अगेंस्ट राइट इशू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? उसका तरीकाकार ये होता है, प्राइस बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय TERP। ये क्या होता है? Theoretical X right price। अब ये क्या चीज होती है, इसकी तरफ बढ़ेंगे फिर इसकी बात करेंगे। अभी आपने ये बात याद रखनी है कि क्वेश्चन में बोनस शेयर्स गिवन हो, शेयर स्प्लिट गिवन हो या शेयर कंसोलिडेशन गिवन हो, इन तीनों सिचुएशन में जब भी आपको एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, आपने देखना है इन ट्रांजैक्शन से पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे और इन ट्रांजैक्शंस के बाद कितने। तो इन ट्रांजैक्शंस के बाद जितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर दिस ट्रांजैक्शन। और जब क्वेश्चन में राइट इशू गिवन होगा तो उसका एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है? राइट इशू से पहले प्राइस क्या थी और राइट इशू के बाद क्या प्राइस है। और राइट इशू के बाद की जो प्राइस होती है उसे कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये बेसिकली राइट इशू के बाद एक एवरेज प्राइस आ जाती है, उसे कहते हैं। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं तो जब राइट इशू तक पहुंचेंगे फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक बात याद रखनी है, हमेशा हर इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट एक ही है, ईपीएस। और ईपीएस की तरफ बढ़ने से पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन होगी तो ईपीएस के लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगी आउटस्टैंडिंग शेयर्स की। अर्निंग आपको स्ट्रेट क्वेश्चन में गिवन होगी। आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपने हमेशा फाइंड आउट करने होंगे और उसका तरीकाकार क्या होगा कि स्टेप नंबर 1 पे आपने पहले एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 2 में आपने एडजस्टेड आउटस्टैंडिंग वेटेड एवरेज शेयर्स फाइंड आउट करने, और फिर स्टेप नंबर 3 में आपने ईपीएस कैलकुलेट करना है। आपने वर्किंग के इस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको? एडजस्टमेंट फैक्टर। स्टेप नंबर 2 में एडजस्टमेंट फैक्टर की बेस पे आउटस्टैंडिंग शेयर्स फाइंड आउट करने। फिर स्टेप नंबर 3 में आपने किसकी तरफ जाना है? ईपीएस की तरफ। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ शेयर स्प्लिट, कंसोलिडेशन एंड बोनस शेयर? यस, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांजैक्शन। और जब राइट इशू होगा तो वो प्राइस की बेस पे, राइट इशू से पहले वाली प्राइस को वो नाम देता है कम प्राइस। ये बेसिकली होता क्या है, राइट इशू से पहले वाली जो प्राइस होती है उसे कहते हैं कम प्राइस, और जो बाद वाली प्राइस होती है उसे कहते हैं एक्स प्राइस। इसका मतलब क्या है? बिफोर राइट इशू प्राइस क्या है एंड आफ्टर राइट इशू प्राइस क्या है। इसकी बेस पे आपको एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलिए जनाब प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। पहले इतनी बात की प्रैक्टिस, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे। बताइएगा कल लास्ट हमने एग्जांपल कौन सी डिस्कस की? 7, पेज नंबर 9। चलो भाई
अब बढ़ते हैं जनाब, एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। यहां तक आप नोट कर चुके, ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी बेटा मिल चुका। मैं इसको इरेज कर दूं? हाँ जी, इरेज कर दूं? चलिए जनाब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 349। Pink Limited has 31st December financial year end and the requirement is calculate the basic EPS for the year ended 31st December 2005 including comparative for 2004। ये क्या होता है? देखो बेटे, मैंने आपसे कहा कि जब बोनस या फ्री ऑफ कंसिडरेशन आप जब भी बेनिफिट देते हो, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं और उसकी वजह से अपेरेंटली हमें ईपीएस कम शो होना शुरू हो जाता है। ये मिसलीडिंग इंप्रेशन होता है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एडजस्टमेंट फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं ना, ताकि वो मिसलीडिंग रिजल्ट ना आए। अब आपको पता है, लोग जब आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, वो करंट ईयर की ईपीएस को लास्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर्स की ईपीएस के साथ कंपेयर करते हैं, ऐसा है? तो अब जब आपकी करंट ईयर में अगर इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, आपने उस पर एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई करके उसका ईपीएस फाइंड आउट किया है, उसका कंपैरिजन प्रीवियस ईयर के साथ करोगे, वो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। अगर दोनों सालों में अर्निंग सेम है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स फ्लक्चुएट कर गए बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट कंसिडरेशन, ठीक है, तो ईपीएस दोनों सालों का चेंज होगा। कंपैरिजन करोगे दोनों सालों की ईपीएस का, डिसीजन लेने के लिए वो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा, वो आपको रॉन्ग डिसीजन की तरफ लेके जाएगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने क्या करना है, ना सिर्फ दिस ईयर के ईपीएस को एडजस्ट करना है, प्रीवियस ईयर के ईपीएस को भी आपने एडजस्ट करना, और प्रीवियस ईयर के आपने ईपीएस को एडजस्ट करने के लिए भी एडजस्टमेंट फैक्टर को ही अप्लाई करना है। और जो एडजस्टमेंट फैक्टर की एप्लीकेशन करते हुए प्रीवियस ईयर का जो हम ईपीएस फाइंड आउट करते हैं, उसे कहते हैं रीस्टेटेड ईपीएस। क्या बोलते हैं? रीस्टेटेड। अगर क्वेश्चन में कहीं उसने ये कहा हुआ है कि कंपैरेटिव ईपीएस फाइंड आउट करो या रीस्टेटेड ईपीएस फाइंड आउट करो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि प्रीवियस ईयर का भी एडजस्टेड ईपीएस फाइंड आउट कीजिए, और एडजस्टमेंट हमेशा किसके थ्रू होगी? एडजस्टमेंट फैक्टर के थ्रू होगी। ये बात क्लियर हो गई? ओके जनाब। बेसिक ईपीएस क्या होता है? आपका करंट ईयर का ईपीएस। और कंपैरेटिव या रीस्टेटेड ईपीएस आपसे रिक्वायर करे तो वो कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर का एडजस्टेड ईपीएस होगा। ठीक है, तो जनाब बढ़ते हैं इसकी तरफ। Pink Limited has 31st December financial year end. Requirement हम पढ़ लिए। On 1st January 2004, it has, silent please, 4 million shares in issue, and there were no share issues in year 2004. On 1st July 2005, it made a 144 bonus issue. पिछले साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। इस साल चेंज आया, वो भी बोनस का, कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुई। बेसिक ईपीएस जो प्रीवियस ईयर का था वो उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया। प्रीवियस ईयर की अर्निंग थी 20 मिलियन और प्रीवियस ईयर के शेयर्स थे आपके पास बेटे 4 मिलियन, और प्रीवियस ईयर का अनएडजस्टेड बेसिक ईपीएस था 5 पर शेयर। अर्निंग फॉर दिस ईयर जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, एट्रीब्यूटेबल है बेटे, वो आपके पास 24 मिलियन है। अब मैंने कैलकुलेशन बेसिक ईपीएस की और रीस्टेटेड ईपीएस की वर्किंग कैसे करनी है, मैंने आपको वर्किंग के क्या स्टेप्स बताए। हमेशा सबसे पहले क्या करोगे? एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करोगे। ये स्टेप नंबर 1 होगा। और जनाब
किसके एंगेज में फाइंड आउट करने जा रहे हैं? बोनस इशू के एंगेज में। बोनस इशू के एंगेज में एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? शेयर्स आफ्टर बोनस डिवाइडेड बाय शेयर्स बिफोर बोनस। आप मुझे बताओ, रेशो मुझे क्या बता रही है? हर वो शेयर होल्डर जिसके पास ऑलरेडी 4 शेयर्स हैं, उसके एंगेज में आप उसको एक नया शेयर दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आफ्टर बोनस इशू एक शेयर होल्डर के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 5। एक शेयर होल्डर के पास इस ट्रांजैक्शन के बाद कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे? 5। और बिफोर कितने थे? 4। लीजिए, आपने एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद वर्किंग नंबर 2 में बेटे आपने बढ़ना है टूवर्ड्स वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। और गाइड कीजिएगा, मैंने आपको इसका तरीकाकार क्या समझाया बेटे? ये किसके इक्वल होता है? एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, ये बात हुई थी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम फैक्टर से। और किससे मल्टीप्लाई करना है? एडजस्टमेंट फैक्टर। इनसे मल्टीप्लाई करना है। अब आपको एक टेबल ड्रॉ करके दे रही हूं। ऑनवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में यही फॉर्मेट आप ऑप्ट कीजिएगा, वर्किंग आपके लिए इजी हो जाएगी। उसमें मैं प्लस पॉइंट क्या कर रही हूं? प्लस में ये कर रही हूं, यहां पे डेट्स मेंशन करनी है और ट्रांजैक्शन क्या हुई ये भी मेंशन करनी है। ईयर का स्टार्ट कब हुआ? 1 जनवरी। एट दैट टाइम मेरे पास जो ब्रॉड डाउन था शेयर्स का वो कितना था? 4 मिलियन। ओके जनाब, अब बोनस इशू की ट्रांजैक्शन हुई है व्हेन? डेट देखो, 1 जुलाई। ओके, कितने शेयर आपने बोनस में दिए? 4 के बदले में 1 दिया है। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने इशू हुए? 1 मिलियन। तो बोनस इशू के बाद मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 5 मिलियन। ठीक है, अब कल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमने फाइंड आउट किए थे, एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं था। टाइम फैक्टर को हमने कैसे एडजस्ट किया था? मैं अपने मेथड से नहीं करवा रही, बुक की जो अप्रोच है हम वही फॉलो करते हैं। देखो, ये 5 मिलियन मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स रहे कब से कब तक? 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक मेरे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स रहे, ये इन्वेस्टमेंट रही। कितने मंथ्स के लिए रही? 6 मंथ। इस पे टाइम फैक्टर मैंने क्या अप्लाई करना है? 6/12। जबकि ये वाले जो मेरे पास 4 मिलियन के नंबर ऑफ शेयर्स थे, ये कब से कब तक थे? ये 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, मतलब 1 जुलाई तक। इनका टाइम पीरियड कितना बनता है? तो पहले 6 मंथ्स में मेरे नंबर ऑफ शेयर्स थे 4 मिलियन और नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 5 मिलियन। अब आते हैं जनाब, एडजस्टमेंट फैक्टर को एडजस्ट कहां करना है? एडजस्टमेंट फैक्टर को आपने हमेशा ये याद रखना है, वो स्टैंडर्ड में कहता है कि आपने हमेशा जो बेनिफिट दिया उसको एज्यूम करना है कि आपने ये बेनिफिट जब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी है तब से आपने अपने शेयर होल्डर को ये बेनिफिट दिया हुआ है। जब तक हम ये एज्यूम नहीं करेंगे तब तक आपका प्रीवियस ईयर का ईपीएस एडजस्ट नहीं होगा। हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि शुरू से ही हमने ये बेनिफिट दिया हुआ है। हमारे पास जो ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें ये बोनस शेयर का बेनिफिट जा चुका है। अगर हम ये एज्यूम करेंगे तो एडजस्टमेंट फैक्टर को जो मैंने अप्लाई करना है इस ट्रांजैक्शन से पहले जो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मैंने एडजस्टमेंट फैक्टर को वहां चार्ज करना है। और इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 4 मिलियन। मैंने एडजस्टमेंट फैक्टर को यहां मल्टीप्लाई करना है 5/4, यहां मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैं कह रही हूं कि 5 मिलियन में ये 1 मिलियन इंक्लूड है, तो यहां तो 5 मिलियन में 1 मिलियन का बोनस इंक्लूड है। एडजस्टमेंट फैक्टर प्रीवियस बैलेंस पे मैं क्यों अप्लाई कर रही हूं? ये बताने के लिए, एज्यूम करवाने के लिए कि जनाब इसका इफेक्ट हमने ओपनिंग शेयर्स पे भी देना है। और देखिएगा ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट आएगा। जरा कैलकुलेट कीजिए, 4 मिलियन का 6/12 लो और इंटू 5/4 लीजिए। देखो आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने आते हैं? 25 लाख। अब ये देखो हुआ क्या है, हुआ क्या है अगर मैं यहां ये फैक्टर अप्लाई ना करती,
अगर यहाँ मैं ये फैक्टर अप्लाई ना करती, 4 मिलियन का जस्ट 6/12 लेती, तो क्या आंसर आना चाहिए था? 20 लाख। लेकिन आ कितना रहा है? 25 लाख। क्यों ज्यादा आ रहा है? मैं एज्यूम करी हूं कि बोनस का इफेक्ट जो है वो प्रीवियस ईयर में लिया जा चुका है। बोनस शेयर जो है वो शुरू से ही हमने इशू किए हुए, ये बेनिफिट शुरू से ही दिया हुआ है। ऐसा क्यों एज्यूम करते हैं? ताकि कंपैरेटिव ईयर्स की ईपीएस को कंपैरेटिव फॉर्म में लाया जा सके। ठीक हो गया। अब ये देखो 2500,000 यहाँ आ गया, और 5 का भी हाफ किया, कितना आ गया? 2500,000। ये मेरे पास टोटल कितने हो गए? 5 मिलियन हो गए। अब स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या काम करना है? ईपीएस। और ईपीएस के लिए अर्निंग चाहिए, और देखिए अर्निंग उसने कितनी दी हुई है? 24 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 मिलियन। बेसिक ईपीएस कितना आया? 4.8 पर शेयर। ये मेरे पास कौन से ईयर का है? करंट ईयर का। और जो करंट ईयर का होता है उसे क्या कहते हैं? बेसिक ईपीएस। अब ना सिर्फ उसने बेटा बेसिक ईपीएस आपसे रिक्वायर किया, बल्कि उसने रीस्टेटेड ईपीएस भी आपसे रिक्वायर किया। अब रीस्टेटेड ईपीएस कौन सा होता है? जो प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहा होता है। आपका ये करंट ईयर 2005 था, ये 15 था? 5। प्रीवियस ईयर 2005 और 2004 का आपने रीस्टेटेड ईपीएस फाइंड आउट कर। दो तरीके, या तो प्रीवियस ईयर की भी नंबर ऑफ शेयर्स में बोनस शेयर ऐड कर दीजिए, अदरवाइज इसका एक शॉर्टकट ये होता है, लास्ट ईयर का जो बेसिक ईपीएस है वो ले लीजिए। लास्ट ईयर का बेसिक ईपीएस उसने कितना बताया हुआ है? 4। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है रिवर्स ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या? हाँ जी, रिवर्स ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। आपका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है? 5/4। इसका रिवर्स कितना होगा? 4/5। ये आपके पास कितना आ जाएगा? पता नहीं, आप देखो बुक में देखो कितना है। ये लास्ट ईयर का बेटे आपके पास 5। ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, 2004 का लास्ट ईयर का बेसिक ईपीएस बताना है 5। ये कितना आया? 4। ये आपके पास कितना आता है लास्ट ईयर का रीस्टेटेड? 4। इसको नोट करें, फिर मजीद डिस्कशन करते हैं। वो हमेशा गिवन होगा, लास्ट ईयर का बेसिक आपको हमेशा गिवन होगा। जो एडजस्टमेंट फैक्टर है हमेशा ओपनिंग पे भी अप्लाई होगा इसका? जी जी बिल्कुल। एक बात बताइए, अगर वो आपको रीस्टेटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए कहे, एक मेथड तो ये, एक मेथड और है, आप लास्ट ईयर का ईपीएस दोबारा से कैलकुलेट कर लो। लास्ट ईयर का ईपीएस कितना है? अर्निंग कितनी है? लास्ट ईयर की अर्निंग कितनी है? 20 मिलियन। आप उसको लास्ट ईयर के शेयर्स प्लस बोनस शेयर, और वो कितने हैं आपके पास? 1 मिलियन। इससे ऐड करके डिवाइड करो, देखो क्या आता है। 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 मिलियन, क्या आता है आंसर आपके पास? 4। ठीक है, तो रीस्टेटेड ईपीएस कैलकुलेट यूं भी किया जा सकता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके एंगेज में जितने नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं लास्ट ईयर के नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन रिकमेंड आपको ये करूंगी कि लास्ट ईयर का बेसिक ईपीएस उसने हमेशा दिया हुआ होगा, एडजस्टमेंट फैक्टर आप कैलकुलेट कर चुके हुए होंगे, उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास एडजस्टेड आ जाएगा। चलें जनाब, ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। ट्राई कीजिए।